हेलो डियर एस्पायरेंट्स, मेरा नाम है भानु शर्मा और आप देख रहे हैं क्रैश कोर्स ऑन मेडिवल इंडियन हिस्ट्री ऑन अर्पिता शर्मा क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्लेव डायनेस्टी के बारे में। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, हियर अ स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू that Unacademy combat the most competitive gamified UPSC civil service exam battle held on every Sunday 11 a.m. Enroll now for free. The link is given in the description box below the video. Use code ARPITA10 ARPITA10 to unlock the plus experience for free and start learning from the best. Now, how to enroll in the quizzes for free? Just download the Unacademy learning app, register or sign in on the app. Select the goal as UPSC CSE and click on the link above and then enroll now. When prompted, please enter the code ARPITA10 ARPITA10 to activate your free plan. Unacademy Combat is a battle to challenge thousands of learners and win exciting rewards and prizes. It's India's biggest weekly competition for UPSC civil service exam. Extensive quizzes, 60 questions from economy, polity, environment, science and tech, geography, history, and many more. The questions are curated by Unacademy's best and top UPSC civil service exam educators. So hurry now, enroll in the scholarship test. आज हम बात करेंगे ममलूक डायनेस्टी के बारे में, फ्रॉम कुतुबुद्दीन ऐबक टिल घियासुद्दीन बलबन तक। ममलूक डायनेस्टी बेसिकली स्लेव डायनेस्टी के नाम से भी जानी जाती है। काफ़ी टेक्स्ट बुक में ममलूक डायनेस्टी नहीं, ओनली स्लेव डायनेस्टी के नाम से मेंशन किया जाता है। अब देखिए ममलूक डायनेस्टी का और अरब और टर्किश इन्वेजन किस तरीके से हुए। मोहम्मद गौरी ने फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन के बाद में डिफीट हुए बाय पृथ्वीराज चौहान, बट सेकंड बैटल में पृथ्वीराज चौहान को ले जाया जाता है और एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, प्रिजनर ऑफ वॉर बना दिया जाता है। प्लस बैटल ऑफ चंदावर एग्जिस्टेंस जो है पार्ट्स में आ जाती है, बट उससे पहले मोहम्मद गौरी जो पावर को अर्जित करते नॉर्दर्न इंडियन पार्ट में, वो पहले ही असैसिनेट हो जाते हैं ऑन हिज वे टू मिडल ईस्ट। और वहीं पे हमें देखने को मिलता है कि जो नेक्स्ट जो उनके कमांडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक, वहीं से स्लेव डायनेस्टी की स्टार्टिंग होती है नॉर्दर्न इंडिया में। बेसिकली ममलूक डायनेस्टी में ममलूक शब्द का जो मतलब है, इट बेसिकली मीन्स ओन्ड, यानी कि रखना। अब ये ओन किसको करते थे? बेसिकली स्लेव होते थे ममलूक डायनेस्टी में। दीज वर बेसिकली द मिलिट्री कास्ट कॉल्ड एज ममलूक्स, जो कि इस्लामिक एम्पायर जो था अब्बासीद कलीफ देख सकते हैं, जो मिडल ईस्ट, जिसको यूएसए अपने जो पॉलिटिक्स की टर्म में मिडल ईस्ट कहता है, दिस वाला दिस पार्ट जो कैस्पियन सी के थोड़ा सा आपको नीचे देखने को मिलेगा, अफगानिस्तान के बीच में इराक की तरफ को, ये वाला पार्ट में स्पेशली जो राय और शिराज वाला जो पार्ट है बिटवीन दिस ट्राइंगुलर सेक्शन, यहाँ पर जो स्लेव्स जो होते थे बेसिकली दीज वर कॉल्ड एज ममलूक्स, यानी कि इनको ओन, इनका बेसिकली टर्म का जो मतलब है वो है ओन करना। ममलूक्स का मतलब होता है ओन करना। दीज वर बेसिकली दी स्लेव्स, बट बेशक ये स्लेव्स थे, इनके जो मास्टर्स थे इनको बहुत हाई रिगार्ड में रखते थे, बिकॉज इन्हीं की सीधा जो भर्ती है, जो रिक्रूटमेंट है, वो जनरल पोजीशंस पर होती थी, सोल्जर पोजीशंस पर होती थी। और उसके बाद इनमें से काफ़ी सारे जो स्लेव्स हैं वो अपनी नीचे की पोजीशन एज अ सोल्जर से सीधा कमांडर लेवल तक जाते हैं, जनरल लेवल तक जाते हैं, और उसके बाद पावर को अर्जित करते हैं। उसी हिसाब से ही सिमिलर सेंस में कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी अपनी पावर को बढ़ाया और एज अ सोल्जर से वो कमांडर के रूप में आए, और मोहम्मद गौरी के बाद उनको संभालने का मौका मिला दिल्ली की गद्दी को, जिससे कि हम आगे देखते हैं कि ममलूक डायनेस्टी की फॉर्मेशन हो जाएगी ट्रेडिशनल टर्म्स में। अब अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें, इट वाज द स्लेव डायनेस्टी और द ममलूक डायनेस्टी वाज बेसिकली एस्टैब्लिश्ड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ममलूक डायनेस्टी का या फिर स्लेव डायनेस्टी का, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। स्लेव एंड ममलूक आर बोथ द सेम थिंग। ममलूक शब्द का मतलब अगर आप डायरेक्ट देखेंगे तो उसका मतलब होता है ओन्ड। ओन्ड मतलब स्लेव्स, यानी कि हमने इनको खरीद लिया है। और 1206 से लेकर 1290 AD तक ये पूरा का पूरा जो इनका एम्पायर था, डायनेस्टी थी, नॉर्दर्न इंडिया में इसने बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया।
बट आप देखेंगे कि केवल 100 साल भी नहीं है, 100 साल से भी कम का समय है, 84 ईयर्स के अराउंड ये समय था. एंड बेसिकली इट वॉज द फर्स्ट ऑफ द डायनेस्टीज टू रूल एज द दिल्ली सल्तनत. दिल्ली सल्तनत की पहली जो डायनेस्टी है टू रूल, इट इज़ द स्लेव डायनेस्टी. और बाद में देखेंगे कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा जो लास्ट मुगल रूलर ममलुक रूलर हैं उनको डिफीट कर दिया जाएगा, असैसिनेट कर दिया जाता है वैसे 1290 में. और आगे ममलुक डायनेस्टी यानी कि स्लेव डायनेस्टी के बाद खिलजी डायनेस्टी, जिसको खलीजी डायनेस्टी भी बोला जाता है, इट वाज द सेकंड डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत. स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे हर एक रूलर की जो कि स्लेव डायनेस्टी में थे, स्टार्टिंग फ्रॉम द कुतुबुद्दीन ऐबक, वन ऑफ द मोस्ट एबल जनरल्स ऑफ मोहम्मद गौरी. बेसिकली मोहम्मद गौरी के पास एज अ स्लेव थे, ये स्लेव के रूप में खरीदा गया था. ही वॉज बेसिकली सोल्ड एज अ स्लेव टू मोहम्मद गौरी, द रूलर ऑफ गौर इन अफगानिस्तान, जिन्होंने सेकंड बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान को डिफीट कर दिया था. उसी के हिसाब पर, उसी सेम सिचुएशन में नॉर्दर्न इंडिया का जो पार्ट है, यहाँ पर दिल्ली का पूरी वाला जितना भी पार्ट है, जहाँ पर पहले तोमर्स और चाहमन्स रूल कर रहे थे, दिस पार्ट, इस पार्ट को रूल करने के लिए एक एबल कमांडर की भी ज़रूरत थी, जो कि राजपूत अपराइजिंग जितनी भी हो रही थी उन सबको शांत कर सकें. उसमें सबसे बड़ा रोल 1192 से लेके आप देखेंगे 1192 के बाद राजपूत अपराइजिंग इस एरिया में बहुत ज़्यादा होती हैं. राजपूतों ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपराइजिंग मूवमेंट स्टार्ट कर दिए थे, जिसको कि दबाने में, जिसको कि सप्रेस करने में बहुत बड़ा हाथ कुतुबुद्दीन ऐबक का भी था. मोहम्मद गौरी के राइट हैंड भी माने जाते थे. बट ऐबक ऑल्सो रोज अप द रैंक्स एंड बिकेम गौरीज मोस्ट ट्रस्टेड जनरल एंड कमांडर, एज ए टोल्ड यू अर्लियर. राजपूत अपराइजिंग को दबाने में, जो कि 1192 यानी कि सेकेंड बैटल ऑफ तराइन और बैटल ऑफ चंदावर के बाद हुई, ऑलमोस्ट बिफोर 1200 AD से पहले 1195 से 1200 AD के अराउंड, जो ये 5-6 साल का समय था, जिसमें कि बैटल ऑफ चंदावर के बाद राजपूतों को जब लगा कि उनके हाथ से पावर जा रही है, दिल्ली का जो तख्त है वो जा रहा है, जो पावर है वो जा रही है, उसको दबाने में, उस अपराइजिंग को दबाने में, और बहुत बुरी तरीके से दबाने में, प्लस अपराइजिंग को दबाया नहीं गया, रीजन्स जो थे राजपूत के उनको भी छीन लिया गया था. राजपूत के जितने भी रीजन्स थे, सप्रेस नहीं करा, रीजन को छीन भी लिया बाय कुतुबुद्दीन ऐबक. सो इनकी बहुत ज़्यादा पावर वहाँ पर बढ़ जाती है एज अ राइट हैंड. बट जैसे ही गौरी जो थे, मोहम्मद गौरी के जाने के बाद असैसिनेशन जब हो जाता है, he was basically given in charge of Indian possession in 1192, and when he was assassinated, Gauri was assassinated, Aibak declared himself as the Sultan of Delhi. क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो एक बहुत ही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की सिचुएशन खड़ी हो जाती. आप ये फेनोमेना काफ़ी बार देखेंगे कि जहाँ पर एक बहुत बड़ा जो किंग है या जो बहुत बड़ा एक मोनार्क है, या फिर इवन अगर आप देखेंगे कि डेमोक्रेटिक पोस्ट मॉडर्न डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में भी बात करें, अगर कोई PM या प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट का असैसिनेशन हो जाता है तो उसके बाद अनस्टेबल पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. और ये उस समय में मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो उस समय और भी ज़्यादा था. इसलिए उसको काउंटरएक्ट करने के लिए जो राइट हैंड होते हैं या जो भी सबसे एबल कमांडर होते हैं उनको वहाँ पर किंग बना दिया जाता है एज द नेक्स्ट रूलर और नेक्स्ट किंग. उसी तरीके से मोहम्मद गौरी की जब असैसिनेशन हो गई थी, दिल्ली का जो तख्त व ताज था, जो पूरा दिल्ली का जो रीजन था, वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली अनस्टेबल पोजीशन में आ गया था. इससे पहले कि कोई राजपूत अपराइजिंग आगे हो, या जाट ऑफ हरियाणा आगे, या और कोई टर्किश इन्वेडर या अरब इन्वेडर इस तरफ आए, इससे पहले ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को सुल्तान ऑफ दिल्ली 1206 में बता दिया, डिक्लेयर कर दिया, बिफोर दी आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ मोहम्मद गौरी. कुव्वतुल उल इस्लाम का जो मॉस्क है, जो मस्जिद है, उसका कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट करने का सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो भी जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को. आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, कुव्वत उल इस्लाम. कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है दैट विच वाज द फर्स्ट इस्लामिक मॉन्यूमेंट्स इन नॉर्दर्न इंडिया, तो आंसर होगा कुव्वत उल इस्लाम. ये नॉर्दर्न इंडिया का है, ये आपको याद रखना है, पूरे इंडिया का नहीं है. बिकॉज इससे पहले भी काफ़ी सारे जो मॉस्क्स हैं, काफ़ी सारे जो श्राइन्स थे वो बन चुके थे, बट नॉर्दर्न इंडिया के अंदर ये सबसे पहला इस्लामिक मॉन्यूमेंट था. ही ऑल्सो बिगेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार इन दिल्ली. प्लस आपको जो चीज़ याद रखनी है, जो काफ़ी बार पूछा जाता है इन स्टेट पीसीएस एग्जाम, ऑल्सो वनडे एग्जाम्स में भी कई बार पूछा गया है, मॉक टेस्ट सीरीज में भी यूपीएससी में दिया जाता है एज फार एज प्रीलिम्स पार्ट इज कंसर्न्ड, दैट लाख बश का जो टाइटल है ये किस रूलर का टाइटल है. अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर सीधा सीधा कुतुबुद्दीन ऐबक है. देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक एक एबल कमांडर के साथ साथ बहुत ही जेनरस पर्सन के रूप में माना जाता है, हु वाज इनटू चैरिटी. और ये जो चैरिटी
करने का जो बिहेवियर था, उनको ये भी कहा जाता था दैट ही वाज लाख बश। लाख बश का मतलब है गिवर ऑफ लैक्स, यानी कि लाखों का जो कंट्रीब्यूशन दे दें दूसरों को, जो चैरिटी कर दें लाख रुपए, लाख मतलब उस समय हम रुपीज़ के टर्म्स में तो नहीं देखेंगे इसको, बट जो लाख को जो दे दे उसको बोलेंगे लाख बश। आप इसके नाम से भी जान सकते हैं, लाख मतलब लैक्स। फॉर हिज जनरोसिटी ही वॉज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन एंड डिस्करेशन ऑफ मैनी हिंदू टेम्पल्स। मैंने आपको पहले भी बताया है, बिकॉज कुतुबुद्दीन ऐबक का जो कंजर्वेटिव इस्लाम को लेकर माइंडसेट था, वो बहुत ज़्यादा ऐसा माइंडसेट था जिसमें कि आइडल वर्शिपिंग को बहुत ज़्यादा हराम माना गया था, जिसको बहुत गलत माना गया था। ये कंजर्वेटिव इस्लाम की पॉलिसी में एक पार्ट था। अगर आप देखेंगे कि आगे इस्लामिक मिस्टिसिज्म जो मैंने भक्ति मूवमेंट में भी बताया, उसके अंदर दो एक रिफॉर्मेशन वाला एंगल आ जाता है, बट वहाँ पर कभी भी किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन के श्राइन्स को तोड़ने की बात नहीं की गई थी। बट कुतुबुद्दीन ऐबक ने बहुत सारे हिंदू मंदिरों को तोड़ा और डेस्करेट कर दिया बुरी तरीके से, एंड ही रेन टिल हिज डेथ इन 1210। अब 1210 में एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। एज पर हिस्टोरियन एंड टेक्स्ट्स ऐसा माना जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को घुड़सवारी का बहुत शौक था, एंड वाइल ही वाज डूइंग दैट वो घोड़े से नीचे गिर गए और उसके बाद वो ही वॉज नॉट एबल टू फंक्शन प्रॉपरली, उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा डिटोरिएट हो जाती है और वो मर जाते हैं। बेसिकली इंजरी की वजह से ऐसा बताया जाता है। सो ही वॉज सेड टू हैव बीन ट्रैम्पल टू डेथ बाय अ हॉर्स, ये भी एक कारण है। बेसिकली घुड़सवारी कर रहे थे, ही वॉज डूइंग हॉर्स राइडिंग एंड ही वॉज ट्रैम्पल टू डेथ, और वो जो इंजरीज थी उन्हें सस्टेन नहीं कर पाए, एंड ही डाइड इन 1210। आप देखेंगे कि रेंज जो था वो काफ़ी बड़ा नहीं था, ऑलमोस्ट अराउंड 4 to 5 years था, एंड ही वॉज सक्सीडेड बाय अरम शाह। अब अरम शाह वॉज अ वेरी वीक काइंड ऑफ अ पर्सन as far as the ruling part was concerned. एडमिनिस्ट्रेशन में कोई ज़्यादा ध्यान नहीं था, एंड इट इज़ नॉट क्लियर वेदर ही वॉज अ सन ऑफ ऐबक और नॉट। कुछ स्टूडेंट्स का मानना है कि वो ऐबक के बेटे थे, कुछ का मानना है कि नहीं, ऐसा नहीं था। देखिए डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट है, बिकॉज मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में भी आप देखिए डॉक्यूमेंटेशन का जो पार्ट है, इतने पुराने समय में अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं ग्रे एरियाज आते हैं। और अरम शाह बिकॉज ही वॉज अ वेरी वीक रूलर, जितने भी कोर्टियर्स थे, स्पेशली जो ग्रुप ऑफ नोबल्स थे, उन्होंने कंस्पायर कर दिया अगेंस्ट अरम शाह, and the next ruler was the son-in-law of Qutbuddin Aibak, who was Shamsuddin Iltutmish. Now Shamsuddin Iltutmish का नाम उन 3 दिल्ली सल्तनत के सबसे बड़े सुल्तानों में लिया जाता है, of which दिल्ली सल्तनत का एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन नॉर्दर्न इंडियन पार्ट में देखने को मिलता है। ही वॉज बेसिकली द सन-इन-लॉ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, और जो जितना भी पार्ट था नॉर्दर्न इंडिया का, गुरिद एम्पायर का, गुरिद रीजन जो बच गए थे, प्लस जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने थोड़ा राजपूत अपराइजिंग को दबाकर जो जो रीजन्स को कंट्रोल में लिया था, उनको भी संभाले इल्तुतमिश ने, और आगे फर्दर आप देखेंगे कि बिहार और बंगाल वाली साइड में भी एक्सपेंशन करा। इल्तुतमिश का जो प्रोजेनी बताई जाती है, ही वॉज बेसिकली अ टर्किक स्लेव बॉर्न इन सेंट्रल एशिया, एंड इल्तुतमिश वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ द स्लेव रूलर्स ऑफ दिल्ली। लाहौर से कैपिटल को शिफ्ट करना टूवर्ड्स दिल्ली वाज आल्सो वन ऑफ हिज मेजर कंट्रीब्यूशन, सो यू आल्सो नीड टू रिमेंबर दिस। अब इल्तुतमिश का आप देखेंगे कि एक मेजर कंट्रीब्यूशन, कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो राजपूत अपराइजिंग्स को मतलब राजपूत अपराइजिंग जितनी भी थी उन्हें दबाया और उनके रीजन को हथिया लिया, बट इल्तुतमिश ने इसको फर्दर एक्सपैंड करा और बिहार और बंगाल वाला जो रीजन है इन 1210 एंड देन फर्दर इन फॉर बंगाल इन 1225 उसको भी कैप्चर करा, और 1220 से लेकर 1225 तक जो 5 साल का जो समय है, इल्तुतमिश निगलेक्टेड द इंडस रिवर वैली। ये जितना भी पार्ट था इंडस रिवर वाला, जो आज के समय में आप समझ सकते हैं वेस्टर्न पंजाब वाला पार्ट, पाकिस्तान वाला पार्ट, पाकिस्तान को अगर हम देखेंगे एज अ कंट्री तो पाकिस्तान का ईस्टर्न बॉर्डर जितना भी है, इंडस रिवर वैली का जितना भी पार्ट है, उसको नेगलेक्ट करा फॉर द कमिंग 5 years इल्तुतमिश ने। इसलिए एक्सपेंशनिस्ट जो स्टैंड है इल्तुतमिश का, वो बिहार और बंगाल की तरफ यानी कि ईस्ट की तरफ देखने को मिलेगा, नॉर्थ वेस्ट की तरफ देखने को नहीं मिलेगा। इसका रीज़न ये था कि इंडस रिवर वैली वाला जो पार्ट था वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट था मंगोल्स के द्वारा, ख्वाराज़म के राजाओं के द्वारा और कबाचा के द्वारा। इसमें सबसे जो बड़ी पावर थी वो थी मंगोल्स की पावर। मंगोल्स बहुत बड़ा सेंट्रल एशिया के अंदर बहुत बड़ी पावर बन चुके थे, और इल्तुतमिश नहीं चाहता था उनसे किसी भी डायरेक्ट तरीके की कन्फ्रंटेशन में आना। दैट वाज वन ऑफ द मेन रीजंस कि पॉलिसी में एक्सपेंशनिज्म को तो फॉलो किया गया, बट बिहार और बंगाल की साइड जैसे ही मंगोल का आगे जाके डिक्लाइन होगा 1225 के बाद, ऑलमोस्ट अराउंड 1227 1228 के करीब, ख्वाराज़मियन जो थ्रेट थी उसका भी डिक्लाइन हो जाता है, और कबाचा जितने भी रूलर्स थे जो सेंट्रल एशियन ट्राइब्समैन थे वो इस पूरे रीजन को टुक ओवर कर लेंगे। बाद में 1228 और 1229 में सही समय देख के
इल्तुतमिश जो है वो इस वाली टेरिटरी को भी इन्वेड कर देंगे, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया वाला जो सेक्शन है जो कि इंडस वैली का पार्ट है. So one of his major contributions were to defend his empire against Mongol invaders and also resisted the Rajput just like Qutbuddin Aibak did. Now further 1221 में he stopped an invasion led by Genghis Khan. ये मैंने आपको पहले ही बताया कि 1221 के अंदर मंगोल्स की बहुत बड़ी पावर थी. उसमें सबसे बड़ा ये पार्ट था कि इन्वेजन को स्टॉप करने का मतलब है पैसिफिस्ट स्टैंस को आप हथिया लीजिए. एक्सपेंशनिज्म जब एक दिशा में नहीं हो रही है तो आप प्लान बी को अपनाइए. ये इल्तुतमिश की पॉलिसी थी. He also completed the construction of Quwwatul Islam Mosque and the Qutub Minar as well and set up an administrative machinery for the kingdom. मॉस्क बनाना, मस्जिदों का निर्माण करना, वाटर वर्क्स, इरीगेशन सिस्टम एंड अदर एम्यूनिटीज एट दिल्ली मेकिंग इट फिट टू बी द सीट ऑफ पावर. बेसिकली जो दिल्ली वाला जो रीजन है वो दिल्ली सल्तनत का एक पूरा असली नाम आना और काम आना वो इल्तुतमिश की ही बहुत बड़ी मेजर कंट्रीब्यूशन थी. बिकॉज कुतुबुद्दीन ऐबक मुश्किल से ऑलमोस्ट अराउंड 4 years ही वॉज एबल टू रूल दिस प्लेस. आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें एक और बात याद रखनी है जो कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली भी इनडायरेक्टली भी, ये फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर्स का एज फार एज दी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स आर कंसर्न. उसमें भी स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में बहुत बार देखने को मिलता है, टेस्ट सीरीज में भी, दैट सिल्वर टंका एंड कॉपर जितल के जो कॉइन्स थे उनको किस राजा ने दिल्ली सल्तनत के ने इंट्रोड्यूस किया था. आंसर इज इल्तुतमिश. देखिए बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है जो कि मेडिवल इंडियन हिस्ट्री से आते हैं, या तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर से आएंगे या फिर इस तरीके के जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हैं वो आपके पास आ सकते हैं व्हेन यू आर गिविंग द एग्जाम. ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस द इक्तारी सिस्टम इन विच द किंगडम वॉज डिवाइडेड इन टू इक्ताज विच वर असाइन टू नोबल्स इन एक्सचेंज ऑफ सैलरी. इसके बारे में हम डेप्थ में फर्दर लेक्चर में बात करेंगे जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में समझेंगे. अभी के लिए आप ये समझ सकते हैं कि इक्तादारी सिस्टम के अंदर जितने भी आपका जो किंगडम था, जैसे प्रोविंसेस में डिवाइडेड होता है उसी तरीके से इक्ताज में डिवाइडेड था. इक्ताज को फर्दर नोबल्स असाइन थे और उनको सैलरी दी जाती थी. इसका बेसिकली आप आज देख सकते हैं, आज के अगर रूप में बताएं, परिप्रेक्ष्य में बताएं तो जैसे डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर पर्टिकुलर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, इस तरीके से आप समझ सकते हैं. 1236 में Iltutmish died and he was succeeded by his daughter Razia Sultana as he did not consider his son equal to the task. और हम देखेंगे कि ये जो इल्तुतमिश का जो स्टैंड था अपने लड़की को लेकर, यानी कि उनकी जो बेटी थी रजिया सुल्ताना और उनके जो सन थे, उनके बीच में आगे जाकर ये बहुत ही वायलेंट बिहेवियर के रूप में सामने आएगा, कंस्पिरेसीज होंगी और इससे वीकनिंग ऑफ द एम्पायर भी देखने को मिलेगा. Now the next ruler was रजिया सुल्ताना. दो इनका जो रेन पीरियड है कुतुबुद्दीन ऐबक जितना ही ऑलमोस्ट 4 years के करीब है, बट शी वॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लेडीज ऑफ दैट टाइम. प्लस शी वॉज द फर्स्ट एंड द लास्ट मुस्लिम वेमेन टू रूल ओवर दिल्ली. ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है. आप सोच सकते हैं कि कंजर्वेटिव इस्लाम में जहाँ पर वेमेन एम्पावरमेंट कोई चीज़ मतलब थी ही नहीं, इवन एट दैट टाइम रजिया सुल्ताना का फर्स्ट एंड द लास्ट मुस्लिम वुमेन बनना, it was a great achievement and great achievement as far as women empowerment was concerned. She was also given sound education by her father, by Iltutmish, and she was born in 1205 as his daughter. इनका दूसरा नाम रजिया अल दीन भी है, मतलब इनको कई टेक्स्ट में रजिया अल दीन के नाम से, रजिया सुल्ताना के नाम से भी बताया जाता है. तो अगर आपसे ये नाम से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है. Also, before ascending to the throne of Delhi, after her father's death, the reign was briefly handed over to her half brother. और यहीं से सारी जो कंस्पिरेसीज हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं. देखिए फिरोज जो था, रुकुद्दीन फिरोज, ही वॉज बेसिकली डीम्ड एज अनफिट बाय इल्तुतमिश. इल्तुतमिश नहीं चाहते थे कि रुकुद्दीन फिरोज जो हैं वो पावर में आए. उनके बाद जब उनकी मृत्यु हो जाए वो चाहते थे रजिया अल दीन यानी कि रजिया सुल्ताना पावर में आए. फर्दर होता यह है कि फिरोज का असैसिनेशन हो जाता है और 6 महीने के अंदर असेंडेंसी की एक वॉर शुरू हो जाती है कि अब इस एम्पायर को कौन आगे ले जाएगा. आप स्पेशली ममलूक डायनेस्टी के अंदर ये बहुत प्रेवेलेंट फीचर देखेंगे कि राजा के डेथ के बाद अब कौन राज करेगा, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन घूमता था. और बिकॉज ऑफ दिस एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग भी अनएफिशिएंट हो जाती थी और उसके चलते आप देखेंगे कि लास्ट में जाते हुए खिलजियों के द्वारा ममलूक डायनेस्टी पूरी तरीके से डिक्लाइन आ जाएगी. बट रजिया सुल्ताना के समय पर अभी ऐसा नहीं होगा, बिकॉज फिरोज का असैसिनेशन हो गया था और 6 महीने तक कोई पावर में नहीं रहेगा तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाएगी. तो जितने भी कोर्टियर्स और जो नोबल्स थे दे बेसिकली एग्रीड टू प्लेस रजिया सुल्ताना ऑन द थ्रोन. शी वॉज नोन एज अ वेरी एफिशिएंट एंड जस्ट रूलर. प्लस
आपको ज़्यादातर जितने भी दिल्ली सल्तनत में रूलर्स देखने को मिलेंगे, मोस्ट ऑफ देम वर वेरी मर्सीलेस एंड दे हैड वेरी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस, जिसमें कंजर्वेटिज्म बहुत ज़्यादा था, लिबर्टी और लिबरल फिलॉसफी जैसी चीज़ें नहीं थी. बट रज़िया सुल्ताना वॉज अ वेरी एफिशिएंट एज वेल एज अ जस्ट रूलर प्लस एन एडमिनिस्ट्रेटर एज वेल. एंड फर्दर मालिक इख्तियारुद्दीन अल्तूनिया, जो कि भटिंडा के उस ज़माने में, उस समय में गवर्नर थे, उनसे इनकी शादी होती है. शी वॉज मैरिड टू मलिक अल्तूनिया. बट इनके जो भाई थे, इनके जो सगे भाई थे, मुइज़ुद्दीन बहरम शाह, वन ऑफ हर ब्रदर, उनकी जो फोर्सेस थी, उनको इनका जो रिलेशनशिप था, दे डिडंट लाइक दैट, कि अगर रज़िया सुल्ताना पावर में रहती हैं और आगे जाकर मलिक अल्तूनिया, जिनसे उनकी शादी हुई थी, हु वाज बेसिकली गवर्नर ऑफ भटिंडा, तो आगे जाकर जो पूरा का पूरा जो राजपाट है, जो पूरी स्टेट है, जो स्टेट मशीनरी, जो स्टेट क्राफ्ट है, वो अल्तूनियों के हाथ में चली जाएगी इंस्टेड ऑफ द ममलूक्स. और इसकी वजह से होता यह है दैट शी वाज अनफॉर्चुनेटली रिपोर्टेडली किल्ड बाय हर ब्रदर्स फोर्सेस, असैसिनेशन हो जाता है, एंड हर ब्रदर मुइज़ुद्दीन बहरम शाह सक्सीडेड हर. Basically, the next notable ruler after Razia Sultana was Ghiyasuddin Balban. He was the ninth sultan in the Mamluk dynasty. देखिए, आपको हर एक रूलर नहीं पढ़ना है, आपको एक तो उसमें जो हिरार्की है उसको याद होना चाहिए आपको, प्लस जो मेजर रूलर्स हैं उनके मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस यू नीड टू रिमेंबर, बिकॉज यू कैन नॉट रिमेंबर ईच एंड एवरी निटिग्रिटी ऑफ द medieval Indian history part until and unless you are studying it from the optional perspective. So basically, the ninth sultan in the Mamluk dynasty and one of the मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर आफ्टर इल्तुतमिश वाज घियासुद्दीन बलबन. इनका रेन 1266 से लेकर 1287 AD तक रहता है. ही वॉज द वजीर ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ इल्तुतमिश, नजीरुद्दीन महमूद. इनका भी टर्किश ओरिजिन ही था एंड हिज बेसिकली ओरिजिनल नेम वाज बहउद्दीन. ही वॉज परचेज एज अ स्लेव बाय इल्तुतमिश. यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कि स्लेव डायनेस्टी का रेफरेंस दिया हुआ है. एंड ही रोज अप द रैंक्स क्विकली, जस्ट लाइक कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी के समय में किया था. और मिलिट्री कैंपेन्स बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थे एज एन ऑफिसर. और जब नसीर की डेथ हो जाती है, बलबन डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द सुल्तान एज द फॉर्मर डिड नॉट हैव एनी मेल आयर्स. ये प्रॉब्लम भी आपको स्लेव डायनेस्टी में बहुत देखने को मिलेगी कि जहाँ पर नेक्स्ट रूलर को डिसाइड नहीं किया जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है. और अगर कोई नेक्स्ट रूलर को डिसाइड भी कर लिया जाता है तो उसमें नेक्स्ट रूलर कोई मेल नहीं होता है. यही रज़िया सुल्ताना के समय में भी हुआ, और यही नसीर की डेथ, जो कि रज़िया सुल्ताना के भाई थे जिन्होंने उनको असैसिनेट करा था, उनके बाद भी घियासुद्दीन बलबन के बनने से पहले भी इसी तरीके की सेम सिचुएशन थी. बेसिकली व्हाट बलबन डिड वाज दैट ही कैरिड मिलिट्री एंड सिविल रिफॉर्म्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, जिससे उनको सल्तनत में बहुत ज़्यादा पावरफुल पोजीशन मिल गई. और मैंने आपको पहले भी बताया है कि 3 बहुत ज़्यादा बड़े दिल्ली सुल्तान के नाम लिए जाते हैं. दिल्ली सल्तनत में 3 ही ऐसे सुल्तान हैं जो बहुत पावरफुल थे: इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी एंड नन अदर दैन घियासुद्दीन बलबन. बलबन वॉज अ स्ट्रिक्ट रूलर एंड हिज कोर्ट वॉज अ सिंबल ऑफ ऑस्टेरिटी एंड स्ट्रिक्ट ओबीडियंस. ऐसा भी माना जाता है कि बलबन जब भी लोगों से इंटरैक्ट करता था कोर्ट्स के अंदर, इवन नोबल्स जो थे, जो कोर्टियर्स थे, वहाँ पर एक रूल ऑफ लॉ ये था, जैसे कि जिसको बोला जाता है रेक्स लेक्स, यानी कि किंग इज़ द लॉ. मेडिवल समय में ये लॉ था कि बलबन के सामने अगर कोई भी जाएगा, चाहे वो नॉर्मल पर्सन हो, इंडिविजुअल हो या कोर्टियर हो, दे नीड टू प्रोस्ट्रेट बिफोर द किंग, यानी कि उन्हें झुकना होगा और घुटनों के बल उन्हें झुकना होगा. And he also laid out severe punishment to the slightest of the offenses by his courtiers. One of the most merciless, one of the most brutal kind of ruler as far as the Mamluk dynasty was concerned is by the name Ghiyasuddin Balban. और घियासुद्दीन बलबन का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो आप आज भी देखेंगे इंटेलिजेंस सर्विसेज में, जहाँ पर इंटेलिजेंट सर्विसेज के जो एग्जाम्स होते हैं और वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, वहाँ पर भी घियासुद्दीन बलबन के बारे में बताया जाता है दैट ही वॉज अ फर्स्ट पर्सन एज फार एज दी दिल्ली सल्तनत पार्ट वॉज कंसर्न, जिन्होंने फॉर्मल रूप से स्पाई सिस्टम को यूज़ करा. स्पाई सिस्टम का इससे पहले रेफरेंस एंशिएंट हिस्ट्री में चाणक्य यानी कि कौटिल्य द्वारा देखने को मिलता है when he was with चंद्रगुप्त मौर्य, बिकॉज ही वॉज ए किंग मेकर. और किंग के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को एंशिएंट में भी आपने पढ़ा होगा जब हम मौर्यन डायनेस्टी की बात करी थी.
उसके बाद अगर मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में देखते हैं कि स्पाई सिस्टम को किसने फॉर्मल तरीके से लागू किया, ही वाज घियासुद्दीन बलबन टू कीप हिज नोबल्स इन चेक। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट ममलुक डायनेस्टी का घियासुद्दीन बलबन के समय में बहुत ही चेक और बैलेंसेस के साथ बहुत अच्छे रूप से काम कर रहा था। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस द पर्शियन फेस्टिवल ऑफ नवरोज इन इंडिया, ये भी आपको बात याद रखनी है। प्लस बिकॉज ऑफ द कंजर्वेटिव इस्लाम और बहुत ज़्यादा मर्सीलेस बिहेवियर की वजह से जो पंजाब वाला इलाका है उसके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी नॉन बिलीवर्स एज फार एज इस्लाम वाज कंसर्न, जो इस्लाम को में बिलीव नहीं करते थे, उन सभी लोगों का बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर कन्वर्जन हुआ ना। हिस्टोरिकल टेक्स्ट्स में काफ़ी सारे स्कूल हैं जो बोलते हैं कि ये जो कन्वर्जन था ये विलिंग कन्वर्जन था, कुछ कहते हैं कि फोर्स्ड कन्वर्जन था। बट इसमें एक बात तो तय है कि कन्वर्जन बहुत सारे हुए थे, लार्ज स्केल कन्वर्जन हुए थे, स्पेशली वेस्टर्न पंजाब वाले रीजन में, भटिंडा वाले रीजन के करीब बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल कन्वर्जन हुए थे। बहुत सारे हिंदूज को कन्वर्ट किया गया था इनटू मुस्लिम्स, इनटू फॉलोइंग द कंजर्वेटिव इस्लाम ड्यूरिंग हिज रूल। एंड आफ्टर हिज डेथ his grandson क्वेकुबाद सक्सीडेड हिम एट द थ्रोन ऑफ दिल्ली, बट 1290 में 3 साल बाद ही स्ट्रोक की वजह से उनकी भी डेथ हो जाती है। और फर्दर उनके बाद आते हैं 3 साल के शमसुद्दीन कयूमर, जिनको कि पावर में रखा जाता है एज द नेक्स्ट हायर। बट देखिए जैसे कि मेडिवल इंडियन हिस्ट्री को आप पढ़ेंगे तो बहुत ब्रूटल तरीके से, इवन आप इंडियन हिस्ट्री भी नहीं अगर वर्ल्ड हिस्ट्री को भी मेडिवल टाइम पर देखेंगे और समझेंगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्रूटल किस्म की चीज़ें होती थी। सिमिलरली 3 साल के शमसुद्दीन का मर्डर कर दिया जाता है बाय जलालुद्दीन फिरोज खलजी, जो कि ममलुक डायनेस्टी को यहाँ पर समाप्त कर देते हैं। और नेक्स्ट डायनेस्टी जो आती है वो आती है खिलजी डायनेस्टी। नाउ द क्वेश्चन कम्स दैट व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ दिस डायनेस्टी। देखिए सबसे बड़ा जो इसका रीज़न था, इट वॉज द इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द डायनेस्टी विच डैमेज द लॉन्ग टर्म इंटीग्रिटी ऑफ द सल्तनत। इसलिए आप देखेंगे कि कोई डायरेक्ट हायर नहीं था मोस्ट ऑफ द टाइम। आप अगर इल्तुतमिश के बाद रज़िया सुल्ताना को देखेंगे, उनके बाद डायरेक्टली आपको कोई भी हायर नहीं देखने को मिलेगा जो कि फर्स्ट फैमिली से निकले। और इसी इंटरनल फ्रिक्शन की वजह से जो नोबल्स थे वो कंस्पिरेसी भी करते थे। Also, many of the rulers were very weak to handle the kingdom for long. और improper administration after Balban made the government of this time disrupt, और उसके बाद पूरा ये गवर्नमेंट का जो सिस्टम था ममलुक डायनेस्टी का वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाता है। Now what you need to remember is कि आपको मेजर जो रूलर्स हैं उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस पता होने चाहिए, उनका टाइम पता होना चाहिए, प्लस आपको ये पूरी की पूरी हिरार्की आपको डेफिनेटली याद होनी चाहिए एज फार एज दी स्लेव डायनेस्टी इज कंसर्न, कि कुतुबुद्दीन ऐबक, देन आराम शाह, देन इल्तुतमिश, देन रुकनुद्दीन फिरोज, देन रज़ियाउद्दीन यानी कि रज़िया सुल्ताना, देन मुइज़ुद्दीन बहरम, देन अलाउद्दीन मसूद, नसीरुद्दीन महमूद, घियासुद्दीन बलबन एंड एट लास्ट मुइज़ुद्दीन मोहम्मद कैकाबाद। इसके बाद भी यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर खिलजियाँ की जो खिलजीज़ हैं उनका रूल स्टार्ट हो जाएगा। बट आपको ये पूरी टाइमलाइन ज़रूर याद होनी चाहिए, बिकॉज आपसे एग्जाम के अंदर बहुत सिंपल क्वेश्चन आएगा कि आपको अरेंज करना होगा इसको सही क्रम में, या तो फ्रॉम ओल्ड टू न्यू, ओल्ड टू अर्ली या अर्ली टू ओल्ड, किसी भी तरीके से आपको दे सकता है कि सबसे पहले कौन आए, सबसे लास्ट में कौन आए, या सबसे लास्ट कौन आए, सबसे पहले कौन आए। दिस कैन बी डन। So basically Mamluk dynasty came to an end when the last ruler Muizuddin Muhammad Kaikabad was thrown out of the rule, और खिलजी रूलर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी आते हैं और 3 ईयर जो ग्रैंडसन है, जो 3 साल का ग्रैंडसन है, उसको भी खत्म कर देते हैं, मर्डर कर देते हैं। And this is how Mamluk dynasty came to an end. This was all for today. Like the video and subscribe the channel. In case you have any question, you can comment down below. Unacademy, let's crack it.